हेलो एवरीवन, क्लास 12 बिजनेस स्टडी कंट्रोलिंग नियंत्रण। बच्चों, आज हम इसमें नियंत्रण प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, कंट्रोलिंग प्रोसेस। इससे पहले हम एक बारी नियंत्रण का मीनिंग पढ़ लेते हैं। नियंत्रण का मीनिंग अगर आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो उसी में है नियंत्रण प्रक्रिया के बारे में सब कुछ आ जाता है। तो क्या है नियंत्रण का अर्थ? कंट्रोलिंग का क्या मीनिंग है? नियंत्रण का अर्थ है वास्तविक परिणामों को इच्छित परिमाणों के नज़दीक लेके आना। वास्तविक परिणाम मतलब एक्चुअल रिजल्ट जो हमारे आते हैं और जो हमने सोचा है वो इच्छित परिणाम, उन दोनों को नज़दीक लेके आना। जो हमने डिसाइड किया है हमारे रिजल्ट आने चाहिए, ठीक है, वो हमारे क्या है, इच्छित परिणाम है। जो एक्चुअल में रिजल्ट आते हैं वो वास्तविक परिणाम है। तो इनके बीच इनको कंपेयर करना, कंपेयर करेंगे तो कोई डेविएशन निकलेगा, विचलन निकलेगा, चाहे वो पॉजिटिव में है चाहे वो नेगेटिव में है, उसका पता लगाया जाता है। और जो डेविएशन आया है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, वो क्यों आया, उसके कारणों की खोज की जाती है और उन्हें दूर करने के लिए कोई ना कोई कार्रवाई की जाती है, ताकि भविष्य में वो सेम सिचुएशन हमें सामना ना करना पड़े, जो विचलन है वो ना आए। तो ये है कंट्रोलिंग का मीनिंग, और यही सारा क्या है, कंट्रोलिंग प्रोसेस है। कंट्रोलिंग प्रोसेस, सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड डिसाइड करना, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल में जो काम किया उसको मापना, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, दोनों को कंपेयर करना, एनालाइजिंग डेविएशन, इनके कंपेयर करने से जो भी डिफरेंस आया है उसको कहते हैं डेविएशन, उसको एनालाइज करना और उसको ठीक करने के लिए कोई ना कोई करेक्टिव एक्शन लेना। तो ये हमारी क्या है, कंट्रोलिंग प्रोसेस है। नियंत्रण प्रक्रिया, इसके 5 कदम है। प्रगति पर माप निर्धारण करना, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, वास्तविक प्रगति का मापन, कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स, वास्तविक प्रगति के प्रमापों से तुलना करना, एनालाइजिंग डेविएशन, विचलनों का विश्लेषण करना, देन टेकिंग करेक्टिव एक्शन, सुधारात्मक कार्यवाही करना। नियंत्रण प्रक्रिया, चलिए एक एक करके पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्या है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, प्रगति प्रमाप का निर्धारण। प्रमाप क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? स्टैंडर्ड्स प्रमाप, टारगेट जहाँ पे हमने पहुँचना है। प्रमाप वही आधार होते हैं जिनके संदर्भ में वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है, उसको मापा जाता है। स्टैंडर्ड्स ये होते हैं जो व्यक्ति या विभाग को बताते हैं कि उनको उनकी मंजिल कहाँ क्या है, उनको कहाँ पहुँचना है, वेयर वी हैव टू रीच। इनके आधार पर, इस स्टैंडर्ड के आधार पर एक जो मैनेजर होता है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस को मूल्यांकन करता है, एवेल्युएट करता है और उसके चरणों का पता लगाता है। तो टारगेट क्या है, प्रमाप क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या है, जहां हमने पहुंचना है, जहां हम पहुंचना चाहते हैं। जैसे बच्चों आज 12th क्लास में है तो आपने सोचा होगा बोर्ड एग्जाम में मैं 90+ लूँ या 90 मार्क्स लूँ, तो ये आपके क्या स्टैंडर्ड्स हैं। इसी तरह हर ऑर्गेनाइजेशन भी अपने स्टैंडर्ड डिसाइड करता है, ठीक है, चाहे डेली डिसाइड करता है कि हमें इतनी चीज़ें प्रोड्यूस करनी है एक दिन के अंदर, या वीकली डिसाइड करता है, या मंथली, या अपने टारगेट लेके चलता है कि मुझे इस बारी सेल इतनी % बढ़ानी है पूरे साल के अंदर, या मुझे अपने प्रॉफिट को इतना इंक्रीज़ करना है। तो ये टारगेट है। तो सबसे पहले अगर वो आप कोई चीज़ भी बनाना चाहते हो तो उसका स्टैंडर्ड डिसाइड करते हो कि मुझे ये चीज़ बनानी है। सपोज़ कि आप चॉकलेट ही बनाने के बारे में सोचते हो, ठीक है, कि आपके प्लांट क्या करता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या बनाई जाती है, चॉकलेट। तो पहले आप डिसाइड करोगे कि मेरी चॉकलेट का कलर ये होगा, ठीक है, मेरी चॉकलेट का डिज़ाइन ये होगा, इतनी क्वांटिटी की या इतनी ग्राम की मैंने क्या करनी है, पैकिंग बनानी है। तो ये आपके स्टैंडर्ड, ये इसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, फ्यूचर में वो चॉकलेट को प्रोड्यूस करोगे, ठीक है। कलर भी देखोगे, उसका डिज़ाइन भी देखोगे कि मुझे इस शेप में चाहिए, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे स्टैंडर्ड्स, वेयर वी हैव टू रीच। जो काम स्टार्ट होता है उससे पहले हमें क्या डिसाइड करने पड़ते हैं, स्टैंडर्ड डिसाइड करने पड़ते हैं। तो आगे देखते हैं क्या है स्टैंडर्ड्स, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। प्रमापों के प्रकार, 2 तरह के प्रमाप होते हैं, संख्यात्मक प्रमाप और गुणात्मक प्रमाप। क्वांटिटेटिव मतलब किससे रिलेटेड, डाटा से रिलेटेड, जिसको हम किस में कर सकते हैं, कोई डिजिट में, कोई फिगर में हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, माप सकते हैं। और क्वालिटेटिव क्या होता है, जो डाटा से रिलेटेड नहीं होता। तो संख्यात्मक प्रमाप क्या है, क्वांटिटेटिव प्रमाप क्या है, ऐसे प्रमाप जिन्हें आंकड़ों में प्रदर्शित किया जा सकता है, डाटा में प्रदर्शित रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एक दिन में 10 इकाइयों का उत्पादन करना, या प्रति इकाई लागत क्या होगी, 100 होनी चाहिए। तो ये क्या है, हमारे संख्यात्मक प्रमाप है,
है क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गुणात्मक परमाप, क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स, जो डाटा में रिप्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, जैसे कर्मचारियों के हमने मनोबल में उनको मोटिवेट करना, उनके मनोबल को बढ़ाना है, तो इसके लिए आप कोई डायरेक्ट मेथड यूज़ नहीं करोगे, आप इनडायरेक्ट करोगे। ठीक है, कैसे पता चलेगा आपके जो एम्प्लॉयज़ है वो हाईली मोटिवेट है? उसके लिए आप पता लगाओगे कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में लेबर टर्नओवर रेशियो ज़्यादा तो नहीं है, मेरे एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले तो नहीं जाते। ठीक है, ये एब्सेंट ज़्यादा तो नहीं रहते या झगड़े ज़्यादा तो नहीं है। अगर ये रेशियो कम है तो इसका मतलब आपके एम्प्लॉय हाईली मोटिवेटेड हैं। तो स्टैंडर्ड दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स। ठीक है, जब हम स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं तो हमें कई बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। ठीक है, क्या ध्यान में रखनी पड़ती है? कि जो हम स्टैंडर्ड डिसाइड कर रहे हैं वो तो ना ही ज़्यादा हाई होने चाहिए कि जिसको हम अचीव ही ना कर सके, जिसके लिए हमारे पास संसाधन ही नहीं है। ठीक है, ना ही ज़्यादा लो होने चाहिए। लो का मतलब है कि हमने अपने स्टैंडर्ड कम डिसाइड कर लिए जबकि हमारे पास संसाधन ज़्यादा थे। इसका मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं वो तो सिर्फ देखेंगे कि हमें इतनी चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, जबकि उनके पास वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना पूरा एफर्ट नहीं दे पाएंगे। तो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो तो ना ही ज़्यादा हाई डिसाइड करने चाहिए, ना ही ज़्यादा लो डिसाइड करने चाहिए। और जो स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या होने चाहिए? ईजी होने चाहिए। ठीक है, जिसको कोई भी एम्प्लॉय आसानी से समझ सके, अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। और जो स्टैंडर्ड्स हैं हमारे वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि लोशील होने चाहिए। जैसे हम कई बार पहले बात कर चुके हैं कि जो बिजनेस होता है वो कहाँ काम करता है? एनवायरनमेंट में, और जो एनवायरनमेंट है हमारा वातावरण है वो क्या है? चेंज होता रहता है, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। तो जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलती है, फैशन चेंज हुआ या पॉलिसी चेंज हुई, अगर हम स्टैंडर्ड को चेंज नहीं कर सकते तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो जो हम स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं वो क्या होने चाहिए? लचीलापन होने चाहिए और ऐसे स्टैंडर्ड होने चाहिए जिन्हें हम माप सकें। ठीक है, और जब हम स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं तो हमें डेविएशन टॉलरेंस लिमिट, विचलन सहन करने की सीमा भी स्पष्ट कर देनी चाहिए कि इतनी चीज़ें बन जाए तो भी क्या है भाई, कुछ कहते हैं ना कई बार चलता है कोई बात नहीं था, इतना तो चलेगा। ठीक है, तो वो डेविएशन टॉलरेंस लिमिट भी हमें डिसाइड कर देनी चाहिए। जैसे आप सपोज करो 2000 यूनिट बनाने के बारे में सोचते हो तो आपको इतना तो बता देना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को कि 1900 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है या 1950 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आप उनको ना बताओ फिर भी आप वो एक डेविएशन टॉलरेंस लिमिट क्या कर लो, अपने लिए स्पष्ट कर लो। ठीक है, तो ये थे हमारे पहला स्टेप क्या था? सेटिंग स्टैंडर्ड डिसाइड करना। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम। सेकंड स्टेप क्या है हमारा? वास्तविक प्रगति का मापन, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। हमने क्या काम किया स्टैंडर्ड डिसाइड करने के बाद? दूसरा काम क्या होता है? वास्तविक कार्य को मापना कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, एक्चुअल में क्या हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जब वास्तविक प्रगति को मापते हैं तो हमारे सामने दो पॉइंट आ जाते हैं कि हम उसे हर रोज़ मापें या एक बारी काम खत्म हो जाए उसके बाद हम उसे क्या करें, उसका मेजरमेंट करें, उसे मापें। अगर आप साथ साथ में उसको देखते रहते हो, चेक करते रहते हो, मापते रहते हो तो आप उसमें जो भी चेंजेस करवाना चाहते हो साथ में ही करवा सकते हो। लेकिन अगर आप एक बार काम फिनिश होने के बाद अगर आप उसको मापोगे तो आप उसमें कोई चेंजेस नहीं करवा सकते, लेकिन आपको फिर फ्यूचर में ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सुपरवाइज आप जो वास्तविक प्रगति को मापते हो तो आपको क्या करना पड़ता है? अपने एम्प्लॉयज़ पे नज़र भी रखनी पड़ती है। इसके लिए आप कहीं स्टैटिकल टूल यूज़ करते हो या आप कहीं बैठ जाओगे जहाँ से आपको एम्प्लॉय दिख रहे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, कैसे काम नहीं कर रहे। ठीक है, आप उनकी एक्टिविटीज़ को क्या करोगे? ऑब्जर्व करोगे या कोई ना कोई स्टैटिकल टूल का यूज़ करोगे। ठीक है, या हो सकता है आप CCTV कैमरा लगा लो। ठीक है, तो आपने वास्तविक प्रगति को मापना है। सेकेंड स्टेप था हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस में वास्तविक प्रगति को मापना। ठीक है, चाहे आप सुपरवाइज जिस तरीके से मर्जी कीजिए। ठीक है, सेकेंड स्टेप था हमारा क्या? वास्तविक प्रगति का मापन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वास्तविक प्रगति की परिमापों से तुलना। जो हमने टारगेट स्टैंडर्ड डिसाइड किए थे और सेकंड में जो हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस की उनको क्या करना? कंपेयर करना। उनको कंपेयर करके पता लगाना कि उनमें कुछ डिफरेंस तो नहीं है। तो इस चरण में क्या करते हैं? वास्तविक कार्य की तुलना किससे की जाती है? स्टैंडर्ड से। हाँ, अभी हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था वीकली 1000 यूनिट बनाने का और एक्चुअल में हमने कितनी यूनिट बनाई? 900 या 800 यूनिट बनाई। ठीक है, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो किसका है? -100 का है। ठीक है, धनात्मक भी हो सकता है ये, और क्या हो सकता है? नकारात्मक तो है ये, नेगेटिव भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब सपोज कीजिए आपने 1000 यूनिट डिसाइड की थी लेकिन आपने कितनी बना ली? 1100 बना ली।
तो ये जो विचलन डेविएशन है यहाँ पे क्या है, प्लस का 100 है। तो जो विचलन है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो जो नेगेटिव है वो तो क्या है, उस पर तो आप ध्यान दोगे हाँ भी क्यों आ रहा है, ये चीज़ें कम क्यों बन रही है, टारगेट ये ठीक है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव आता है तब इसमें भी खुश होने की बात नहीं है। इसका मतलब आपके पास संसाधन ज़्यादा थे लेकिन हमने टारगेट ही गलत डिसाइड करे। आपको अपने टारगेट क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। तो वास्तविक प्रकृति का किससे तुलना की जाती है, परिमाप से तुलना करके हम क्या निकालते हैं, विचलन निकालते हैं, डेविएशन फाइंड आउट करते हैं, जो पॉजिटिव भी हो सकता है और को क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये था हमारा थर्ड स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एनालाइजिंग द डेविएशन, विचलनों का विश्लेषण करना, ठीक है। जो हमारे विचलन आया, डेविएशन आया, प्लस का 100 आया या माइनस का 100 आया, जो भी डिफरेंस आया, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, उसको क्या करना, एनालाइज करना। एनालाइज करते समय हम ये देखते हैं कि जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड करे हैं क्या वो प्राप्त हो गया, कि आपने 1000 यूनिट डिसाइड की थी कि बननी चाहिए, तो क्या उतनी बन गई, ठीक है। अगर उतनी बन गई तो ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर नहीं बनी तो आपको अगला क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या आएगा, क्या डेविएशन स्वीकार्य है, क्या उसको आप स्वीकार कर सकते हो। जैसे आपने 1000 यूनिट डिसाइड की थी, ठीक है, आपने कितनी बनाई, 950 बनाई, तो डिफरेंस कितने का है, -50 का। तो क्या ये स्वीकार करने योग्य है, 50 यूनिट कम बनी है, क्या आपको आपके लिए ठीक है। अगर आपकी टॉलरेंस लिमिट में आती है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आप क्या करोगे, अगले स्टेप पे चले जाओगे, अगला क्वेश्चन फाइंड आउट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा इसी में, एनालाइजिंग डेविएशन में, क्या परिमाप स्वीकार्य है। अगर डेविएशन प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है तो फिर आप सोचोगे कि आपका जो स्टैंडर्ड है वो कहीं कम या ज़्यादा तो नहीं है। अगर आपको लगता है नहीं, कोई जरूरत नहीं सुधारात्मक कार्रवाई करने की, जो चीज़ बनी है वो ठीक है, स्टैंडर्ड भी ठीक है, तो काम यही खत्म। लेकिन नहीं, अगर आपको लगता है कि स्टैंडर्ड हमने गलत डिसाइड करे हैं, तो फिर आपका चौथा स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा कि जो स्टैंडर्ड्स है उसको आप दोबारा से क्या करोगे, उनको रिवाइज करोगे, रिवाइजिंग द स्टैंडर्ड। परिमाप गलत है तो उनको फिर से आप क्या करोगे, निर्धारित करोगे, ठीक है। फिर नए सिरे से परिमाप निश्चित होगा, फिर दोबारा से वास्तविक प्रकृति का मापन होगा नेक्स्ट टाइम के लिए। तो ये थर्ड स्टेप क्या था हमारा, इसमें था हम फोर्थ स्टेप विचलनों का विश्लेषण करना, ठीक है। इसमें डेविएशन टॉलरेंस लिमिट भी आती है। डेविएशन टॉलरेंस लिमिट के बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है डेविएशन टॉलरेंस लिमिट, विचलन सहन सीमा की। अभी भी हमने बात करी थी कि जो डिफरेंस आ रहा है क्या हम उसको स्वीकार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। विचलन को पूर्व निर्धारित विचलन सहन सीमा के संदर्भ में देखा जाता है। यदि विचलन इस सीमा के बीच में है तो विचलन को अनदेखा कर दिया जाता है। हाँ, अभी कोई बात नहीं, चलेगा 50 चीज़ें कम बन गई या ज़्यादा बन गई, कोई बात नहीं, चल ठीक है। लेकिन अगर विचलन ज़्यादा डिफरेंस हो जाए तो आपको सोचना पड़ेगा। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, दो सिद्धांत देखते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ को रिफ्रेशमेंट दी, रिफ्रेशमेंट के लिए आपको 2000 खर्च करने के बारे में सोचा था, आपका 2010 लग गए, तो 10 रुपये ज़्यादा लगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये क्या है हमारा अपवाद द्वारा प्रबंध का सिद्धांत। लेकिन सपोज कीजिए कि आप कोई चीज़ बना रहे हो, आप पेन नहीं प्रोड्यूस कर रहे हो, पेन प्रोड्यूस करने पे आपका जो लागत आती है वो 1 रुपये 50 पैसे आती है, ठीक है। लेकिन अब आपने देखा कि आपका जो लागत है 1 रुपये 60 पैसा आ गई, ठीक है। तो 10 पैसा ज़्यादा हो गए, ये ज़्यादा हो गए, तो ये आपकी सोचने की बात है कि जो लागत है वो 10 पैसा ज़्यादा कैसे आ गई। क्योंकि अगर एक चीज़ के ऊपर एक प्रोडक्शन के ऊपर 10 पैसे ज़्यादा हो गए तो 1000 के ऊपर तो और भी ज़्यादा हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो वो क्या होता है, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नियंत्रण का सिद्धांत। चलिए अब इन दोनों सिद्धांतों के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है इसमें, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नियंत्रण का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि जो मैनेजर को इम्पोर्टेंट बात होती है, जो बतानी जरूरी है, वो बता देना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको कोर्स का एग्जांपल दे के बताया कि अगर आपको पेन बनाने में 10 पैसे ज़्यादा भी लगते हैं तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, हाँ भी 10 पैसे क्यों ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नियंत्रण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार उन क्रियाओं को पहले से निश्चित कर लेना चाहिए जिनकी वास्तविक कार्य प्रगति को योजनाओं के अनुरूप करने में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इसे हम की रिजल्ट एरियाज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, की रिजल्ट एरिया, मुख्य परिणाम क्षेत्र कहते हैं। और प्रबंधकों को छोटी छोटी बातें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे, जैसे 2000 हमने रिफ्रेशमेंट देनी थी, लेकिन 2010 रुपीज़ लग गए, तो इस छोटी छोटी बातों को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उनको किस पे ध्यान देना चाहिए, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही ध्यान
डेविएशन टॉलरेंस लिमिट, विचलन सहन सीमा में दूसरा सिद्धांत क्या है? अपवाद द्वारा प्रबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इस सिद्धांत के अनुसार एक प्रबंधक को महत्वपूर्ण विचलन आने पर सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। महत्वपूर्ण बिंदुओं पे ही ध्यान देना चाहिए, तभी उस पर सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, एक मैनेजमेंट ने अपने एम्प्लॉयज़ को रिफ्रेशमेंट पे 2000 रुपीज़ खर्च करने के बारे में सोचा, लेकिन खर्चा कितना आया? 2010 रुपीज़। तो यहाँ पे जो 10 रुपीज़ ज़्यादा खर्च करे, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है, तो इस पर कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिखा है, एक कंपनी ने अपने बैड डेब्ट्स में 3% वृद्धि को क्या कहा? स्वीकार्य। 3% अगर हमारे बैड डेब्ट्स हो जाते हैं, अगर हमारे डेटर्स पैसा नहीं देते तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर 2% डूब जाता है या 1% डूब जाता है तो अपने मैनेजर को इतनी सुधारात्मक कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नियंत्रण का सिद्धांत और अपवाद के सिद्धांत में क्या है? दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। जब विचलन के कई कारण हो सकते हैं बच्चों, उसके बारे में पढ़ते हैं। विचलन के कई कारण हो सकते हैं। जैसे पहला क्या है? मानवीय कारण, ठीक है। मानवीय कारण के अंदर जैसे हो गया कि हमारे कर्मचारी काफ़ी एफिशिएंट नहीं हैं, उनके वो वेस्ट ज़्यादा करते हैं, इस कारण से क्या रहा है? विचलन आ रहा है। अनिश्चित घटनाएं जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे हड़ताल हो जाती है, तालाबंदी हो जाती है, मार्केट के अंदर हमें कहीं से कच्चा माल नहीं मिल रहा, या हमारे क्रेडिटर ने हमें उधार देने से मना कर दिया है, ठीक है। तो ये अनिश्चित घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट क्या? विभिन्न रुकावटें, मशीन चलते चलते ख़राब हो जाती है, ये बिजली नहीं आ रही, जनरेटर के लिए तेल नहीं मिल रहा आपको, तो ये भी कई तरह की विभिन्न रुकावटें होती हैं जिसके कारण से काम रुक जाता है, ठीक है। फोर्थ क्या? आपका गलत प्रभाव, ठीक है। जैसे अभी मैंने कई बार बात करी है, जो आपने स्टैंडर्ड डिसाइड किया वो हो सकता है गलत हो, हाईली हो, या क्या हो, काफ़ी लो हो। तो इन चीज़ों के कारण क्या हो सकता है? डिफरेंस आ सकता है। तो कोई भी कारण हो सकता है जिससे क्या हो सकता है? अपने प्रोडक्शन क्या हो सकती है? कम या ज़्यादा हो सकती है। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट था। क्या था हमारा फोर्थ पॉइंट? कि विचलनों का विश्लेषण। नेक्स्ट है हमारा लास्ट पॉइंट, सुधारात्मक कार्रवाई करना। अब आपको डेविएशन, आपने कंपेयर भी कर लिया, डेविएशन ही पता चल गया आपको, डेविएशन का आपने एनालाइज भी कर लिया कि पॉजिटिव आया तो क्यों आया, या नेगेटिव आया तो क्यों आया। तो अब आपको पता चल गया कि डेविएशन क्यों आया। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में ये चीज़ दोबारा से ना हो, ठीक है। नियंत्रण प्रक्रिया का अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है? महत्वपूर्ण कदम क्या है? सुधारात्मक कार्रवाई करना। जो विचलन आए, डेविएशन आए हैं, उनके कारणों का पता लगा लिया गया है। जो वास्तविक कार्य में जो भी अड़चन बाधाएं आ रही हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाती है। सुधारात्मक कार्रवाई का उद्देश्य क्या है? जो वास्तविक प्रकृति है वो हमारे टारगेट के अनुसार ही हो। तो इसमें दो प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती हैं। पहली व्यवस्था क्या की जाती है? वास्तविक प्रकृति में कमी को दूर करना, ठीक है। यदि उत्पादन कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है उसको उसी समय ठीक करना। अगर लाइट नहीं आ रही तो आप जनरेटर का प्रबंध कराओगे, या मशीन ख़राब होगी तो आप क्या करोगे? रिपेयर करने के लिए मशीन बुलाओगे और उसको क्या करोगे? मशीन को तुरंत ठीक कराओगे ताकि जो भी काम चल रहा है वो किसी न किसी तरीके से चलता रहे, बंद ना हो। नेक्स्ट क्या है? इस कमी को भविष्य में दोबारा ना हो। मतलब जैसे सपोज कीजिए कि अभी वाला एग्जांपल लेते हैं, मशीन ख़राब होगी तो आपने क्या किया? उसी समय मैकेनिक को बुला के ठीक करवा दिया, लेकिन फ्यूचर में दोबारा उसी समय तो काम चल गया, लेकिन फ्यूचर में ये चीज़ ना हो तो उसके लिए आप क्या करोगे? उस मशीन ख़राब होने का गहराई से अध्ययन करोगे ताकि भविष्य में ये घटना दोबारा से ना हो। तो ये क्या था? सुधारात्मक कार्रवाई करना। सुधारात्मक कार्रवाई करते समय कई बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, ठीक है। पहली क्या है? विचलनों के कारणों की पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, ठीक है। यदि हमने स्टैंडर्ड गलत डिसाइड करे हैं तो उन्हें ठीक कर देना चाहिए, उन्हें रिवाइज कर देना चाहिए स्टैंडर्ड्स को, या दोबारा डिसाइड कर देनी चाहिए। सुधारात्मक कार्रवाई उसी प्रबंधक द्वारा, मैनेजर द्वारा करनी चाहिए जिसका उस कार्य से प्रत्यक्ष संबंध हो। जैसे डिपार्टमेंट बने होते हैं, सेल डिपार्टमेंट सेल से रिलेटेड है तो सेल मैनेजर काम करेगा, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही उस चीज़ को ठीक करेगा। कार्रवाई अतिशीघ्र कर देनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे और ज़्यादा हानि न हो सके। यदि आवश्यक हो तो नीतियाँ, कार्यविधियाँ और नियमों में भी परिवर्तन कर देना चाहिए। तो ये हमारे क्या थे? कंट्रोलिंग के स्टेप। अगर कंट्रोलिंग के स्टेप आप पढ़ लेते तो कंट्रोलिंग का मीनिंग भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।